सवाल आसान है, दे रखा है दो आइडेंटिकल बॉल है, इसका मतलब ये हुआ कि M1 और M2 सेम होगा। गुड। U1 दे रखा है आपको 9 मीटर पर सेकेंड और U2 हो गया 0। लक्षण दिख रहा है इसका क्या? बस फर्क यहाँ पे ये है कि कोलिजन कैसा है पता नहीं, इसलिए डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि थीटा 1 या मतलब अल्फा और बीटा दोनों आपका सेम दे रखा है, नहीं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है, तो सीधा सा आपको पता है इनिशियल मोमेंटम तो m1 u1 प्लस m2 u2 बरोबर फाइनल में भी cos थीटा आ जाता था ना, नहीं, m1 v1 cos 30 डिग्री और प्लस m2 v2 cos 30 डिग्री। अगर m1 सब बराबर होती कैंसिल आउट और u2 वाला टर्म 0, u1 का वैल्यू कितना दे रखा है 9 इक्वल टू v1 का वैल्यू पता नहीं और cos 30 का वैल्यू √3/2। गुड। प्लस v2 का भी पता नहीं और वैल्यू हो गया √3/2। आप कह सकते हैं कि √3/2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे v1 प्लस v2 आ गया, इक्वेशन 1 बन गया। आई बात समझ में? गुड। इसके बाद अगला करोगे मोमेंटम अलोंग इनिशियल अलोंग y और मोमेंटम फाइनल अलोंग y कर दीजिए। इनिशियल में y में तो हमको लग रहा है कि अगर 0 होगा, पता था ना, कौन सा इनिशियल 0 था ना, इनिशियल मोमेंटम y में कुछ नहीं ना है क्योंकि आप 0 कर दिए, और फाइनल में था, याद होगा आपको साइन वाला टर्म था, नहीं, m1 v1 साइन 30 था और माइनस था, याद करना, माइनस m2 v2 साइन 30 था ना। अब बताइए ये तो सेम हो गया, इधर आएगा तो m1 v1 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू m2 v2 साइन 37 का वैल्यू 1/2। m2 खत्म हो गया, देखो 1/2 खत्म हो गया, v1 v2 ऐसे भी बराबर हो गया है। यहां से तुम्हारा v1 और v2 सेम आ गया, मतलब ये आ गया आपका v, यहां पे पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, बन जाएगा सॉल्व। 1 में करोगे तो 9 इक्वल टू √3/2 और v 2v हो जाएगा, v खत्म नहीं, और आ जाएगा v इक्वल टू 9/√3 मतलब 3√3 मीटर पर सेकेंड। अगर नेचर ऑफ कोलिजन पूछा जाए अब तो बोलोगे परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ है। इस तरह से आप नेचर ऑफ कोलिजन भी डिसाइड कर सकते हैं। क्या कोलिजन कैसा था बता है? नहीं, नेचर ऑफ कोलिजन आप सॉल्व करके एनर्जी लॉस वगैरह दिखा के भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि कोलिजन कैसा हुआ है। कभी कभी सवाल नेचर ऑफ कोलिजन को लेके भी आता है, हम होमवर्क में दे देंगे वो वाला सवाल जिसमें नेचर ऑफ कोलिजन आपको डिसाइड करना है। अच्छा प्रॉब्लम है, कर लीजिएगा, ठीक है। आइए लास्ट टॉपिक करते हैं इसका, रिबाउंडिंग ऑफ वॉल, ठीक है। ये मेनली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। सॉल्यूशन छाप लिए क्या? बाद में छाप लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, हम मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है, बस ये वाला मिटा रही, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुआ है ना, इसको हम मिटा नहीं रहे, बाद में रहने देंगे, पहले समझ लीजिए, टाइम कम है, चैप्टर खत्म करना है आज, ठीक, पहले समझिए। अगला टॉपिक है रिबाउंडिंग, लगाएंगे हेडिंग रिबाउंडिंग ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विद द ग्राउंड, आफ्टर कोलिजन विथ द ग्राउंड। यहां से एक शॉर्टकट बनेगा, इसी शॉर्टकट को आपको याद रखना है क्योंकि डेरिवेशन आप बार बार कर नहीं पाएंगे, फिर भी हम सिखा रहे हैं कैसे हुआ है। चलिए सिचुएशन समझते हैं। जब आप किसी गेंद को गिरा रहे होते हैं, है कोई गेंद क्या? नहीं, इमेजिन करिए, घर गेंद, अंकित नहीं, घर में नहीं, किसी के बैग में बॉल सब नहीं है, रहने दो कोई बात नहीं। सुनो, बोतल का ढक्कन नहीं गिरेगा,
ज़्यादा बाउंस नहीं करेगा, इमेजिंग कर सकते हो। वैसे ये ज़्यादा गिरेगा नहीं, उधर उधर चला गया। बोल रहा था ना बढ़िया से होता। शेप इसका यूनिफॉर्म है। हाँ कोई बात नहीं, हाँ अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा। आप देखो जब बॉल को आप मान लो कोई इलास्टिक बॉल है, उसको जब आप ड्रॉप करते हो तो क्या होता है, पहले वो गिरा नहीं, फिर उतना ऊपर एनर्जी कुछ वेस्ट होगी तो उतना ऊपर नहीं आएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर थोड़ा नीचे गिरेगा। मतलब ये मोशन ऐसा रुकेगा। नहीं समझे बात को? जब गेंद को आप हाइट से गिराओगे तो ये नीचे जाएगा नहीं, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बस में रुकेगा। मतलब लास्ट में ये रुकेगा। तो मोशन इसका ठीक ऐसा होगा। हमसे ये पूछा जाता है इसमें कि कितनी बार टप्पा खाई या कितनी बार टप्पा खा सकती है, आप इसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कितनी बार टप्पा खाएगी, कब ये रुकेगी, और रुकते रुकते जैसे ये एक बार डिस्टेंस ट्रेवल करी, 10 मीटर से छोड़ा तो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर कुछ करी, तो ये मान लो n टप्पा खाने के बाद टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये भी पूछी जा सकती है। या मान लीजिए दूसरा या तीसरा टप्पा खाने के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, तो इसमें वेलोसिटी पूछा जाता है, डिस्टेंस पूछा जाता है और टाइम पूछा जाता है। नहीं समझे क्वेश्चन? आइए क्वेश्चन समझाते हैं फिर से। सिचुएशन कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं आपने क्या किया, h हाइट से, मान लो h0 हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। जब इस बॉल को ड्रॉप करोगे, हम इस देखो मोशन इसका ऐसा ही होगा, एक ही लाइन के अलाउंग होगा, लेकिन हम तुम्हें फील दिलाने के लिए थोड़ा सेपरेट अलग अलग कर रहे हैं। हर सिचुएशन को अलग अलग ड्रॉप कर देते हैं। आई बात समझ में? ये पहला सिचुएशन, आपको यहां से बॉल ड्रॉप करनी है। ठीक है, तो जब आप बॉल ड्रॉप करिएगा और ये जब ग्राउंड को हिट करेगा तो इसके पास वेलोसिटी होगी ना। जब आप बॉल को ड्रॉप करिएगा तो ये जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसके पास वेलोसिटी होगी ना। मान लेते हैं ये वो वेलोसिटी है जिससे ये ग्राउंड को हिट किया, कोई दिक्कत? अब ये वेलोसिटी से फिर ये ऊपर जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इससे ना, इससे ये ऊपर जाएगा, क्या उतना हाइट जा पाएगा? नहीं, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। इस वजह से क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर जा पाएगा, मतलब ये थोड़ा ऊपर गया। हम हर टर्म को अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग हुआ है। गेंद यहां से वहां, ये वाला टप्पा नहीं हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग एक ही जगह टप्पा करवा रहे हैं। समझ में रहे बात को? तो ये मान लीजिए कुछ ऊपर और जाएगा और उसके बाद फिर वापस नीचे गिरेगा ना, मतलब ये यहां जाके नहीं गिरेगा, यहीं पे गया ऊपर और यहीं गिरेगा। भाई जितना हाइट ऊपर गया है दोबारा तो उतना ही गिरना पड़ेगा इसको ग्राउंड पे आने के लिए ना। ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाएंगे। यहाँ पे जाने में कंडीशन है, गिरने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, गिरेगी तो पूरी की पूरी ना। जाने वक्त अगर ये 10 मीटर ऊपर गई है तो आने वक्त इसको 10 मीटर नीचे गिरनी ही पड़ेगी, उसके बाद हो सकता है ये 8 मीटर फिर दोबारा ऊपर जाए। आई बात समझ में? अब बताइए, सिचुएशन ध्यान से समझिएगा, रिजल्ट भी आसान से समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये जो हाइट है, ये हाइट मान लेते हैं h1 है। अब बताइए जब ये v नट से ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0, उसके बाद फिर ये गिरेगी तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगी ना, क्या इतनी? नहीं, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। अब क्योंकि फिर वेलोसिटी है तो इसके पास फिर काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से फिर से ये ऊपर जाएगी। या सुनो, लेकिन क्या ये उतनी ऊपर जा पाएगी? नहीं, ये कुछ और कम हाइट तक ऊपर जा पाएगी। मान लेते ये हाइट है आपका h2, फिर ये इस हाइट से नीचे गिरने वक्त इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। इसी तरह से ये जाते 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 एक ऐसा समय आएगा जब बेचारा मर जाएगा, है ना? बोलो रे, खत्म हो जाएगा। नहीं, मान लेते हैं ये हाइट h3 है, यहां पे वेलोसिटी v3, ये हाइट h4 होगा, यहां से वेलोसिटी v4। ये वो सिचुएशन नहीं है कि टप्पा खा के आगे जाना ना भाई, ये ड्रॉ किया। हर सिचुएशन ये हो रहा है यहीं पे, पहला पार्ट को यहीं पे, दूसरा पार्ट भी यहीं हो रहा है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट हुआ नहीं, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, वो सब यहीं पे रहा है। इसको अलग अलग ड्रॉ किया, बस समझ पाए बात को? हो अलग अलग नहीं रहा है। अब यहां से यहां तक आने में इसको कुछ टाइम लगा होगा, मतलब यहां से नीचे गिरने में ये टाइम यहां से यहां तक जाने का नहीं है,
ये टाइम यहां से नीचे गिरने तक का है, कितना लगा होगा कुछ मान लेते हैं टी नट, और इसको ये h1 हाइट तक गया, फिर वापस आने में टोटल टाइम मान लीजिए लग गया इसको कितना t1 मान लेते हैं। इसी तरह से ये टाइम मान लीजिए लगा इसका। याद रखिएगा इसमें कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ है, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है बाबू, समझ पाए बात को, बस हो गया। आप हमें ये बताइए जब ये पहला बार गिरेगा तो इसके पास वी नट आएगी ना, इनिशियल वेलोसिटी 0, भाई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, या 2gh होगा ना। अगर इस इक्वेशन का हम लोग हेल्प लें तो बताइए वी नट कितना आएगा, वी नट का स्क्वायर इक्वल टू यू तो 0 है, इनिशियली 0 से ड्रॉप किया गया है, तो 2gh नट मतलब यहां से वी नट इक्वल टू आ गया आपका स्क्वायर रूट 2gh नट। कोई डाउट? इसी तरह से हम लोग वी नट निकाल लिए, और यहां पे हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। अगर यहां पे h लिखना चाहें तो h नट इक्वल टू क्या होगा, वी नट स्क्वायर बाय 2g, ये भी लिख सकते हैं। बोलो वेरी गुड। इसी को देखते देखते आते हैं हम लोग फर्स्ट टप्पा में। ये पहला टप्पा, ये सॉरी ये दूसरा टप्पा नहीं, इस केस में अगर हम v1 लिखना चाहें बाबू तो v1 क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। हाँ जी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लिखिएगा, यहां से 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, सेम ये एक्सप्रेशन लिखाएगा 2gh1, यस यस 2gh1, और यहां पे अगर हम h1 लिखना चाहें तो क्या होगा, v1 का स्क्वायर बाय 2g। कोई दिक्कत नहीं। एक बात आप हमें बताइए, इस सरफेस का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, यहां पे कुछ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी काम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे बाबू, बोलो। इस सरफेस पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काम कर रहा होगा ना, बॉल और सरफेस के बीच का। मान लेते हैं यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कितना, e। कोई बताएगा, इस केस में लगा दो, इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, कोई दिक्कत? क्या कहता है कोएफिशिएंट, रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। कौन सा, हाँ ये अप्रोच हो गया ना आपका, ये हो गया आपको फाइनल सेपरेशन कोलिजन के बाद। ऐसा करते हैं, कहीं भी लगा दो, इससे v1 अच्छा अकेले बच जाएगा ना, यहां पे लगा दो कोई बात नहीं, यहां पे लगा दीजिए, इस केस में लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। देखो कहीं भी लगाओगे e तो कांस्टेंट होगा ना हर गेंद के लिए, और सरफेस जब तक नहीं बदलेगा e नहीं बदलेगा ना, कहीं भी लगाओ, इसमें बस अकेला v1 आ जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। वी नट और v1 में रिलेशन ढूंढ जाए, मिल जाए तो काम बनेगा तुम्हारा। वी नट और v1 में हमें रिलेशन ढूंढना है, तो यहां पे लगा दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन वाली रिजल्ट, बताइए क्या होगा। आपको पता है कि v1 माइनस v2 बराबर u2 माइनस u1 होता है। ये v1 क्या है, v1 माइनस v2 करिएगा ना, तो यहां पे जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे, बताइए ये है कोलिजन के इनिशियल वेलोसिटी, नहीं कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले। शुरू में क्या होता है, आफ्टर कोलिजन, शुरू में आफ्टर कोलिजन होता है, और सेपरेशन वाली वेलोसिटी होती है, बिफोर कोलिजन होता है, और अप्रोच वाली होती है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग आराम से। देखो तो आफ्टर कोलिजन हुआ v1 बाय, और बिफोर कोलिजन हो गया v1 की भी आफ्टर कोलिजन v नट बाय 0 कर देते हैं, और v1 बिफोर। कैसे पुट करोगे, दो सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, एक बिफोर कोलिजन एक आफ्टर कोलिजन। क्या करोगे, बिफोर कोलिजन, हाँ सही है, दो कंसीडर मानिए। देखिए बाबू, एक ये सिचुएशन, एक ये सिचुएशन, और ये सिचुएशन दोनों में कॉमन। अब ये बता बाबू, यहां से बैठ के देखो, यहां पे वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर इन दोनों केस को सोचें, नहीं इन दोनों केस को सोचें, तो क्या ये बिफोर कोलिजन, अरे यहां से बिफोर कोलिजन, और ये वाला केस आफ्टर कोलिजन। बस आफ्टर कोलिजन में क्या होने वाला है जरा देखो तो,
V1 माइनस जीरो। आफ्टर कोलिजन में V1 माइनस जीरो, V1 माइनस जीरो, और बिफोर कोलिजन मतलब जीरो करो या V नट माइनस जीरो, V नट माइनस जीरो। समझ पाया? ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन के बाद ये कहानी हुई है ना, तब बस देखो यहां से एक सुंदर रिजल्ट आएगा आपका V1 बाय V नट। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा पाए आप लोग? कैसे लगा बाबू? देखो हमें मेरा मेन मकसद था कि V नट और V1 में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके, इसके लिए हमने ये कोलिजन वाला लिया। ठीक है, टप्पा खाया ऊपर गया, तो बिफोर कोलिजन नहीं, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के पहले क्या सिचुएशन थी? V नट, ठीक है, V नट से कोलाइड करी, ये हुई, और बाद में फिर वेलोसिटी ये एक्वायर करी। बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी यही होगी ना, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी ये एक्वायर करी, ये नहीं, इसके बाद सेकंड कोलिजन फिर से स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो रिलेटिव वेलोसिटी, दो सिचुएशन है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। काम खत्म, V1 बाय V2 आ गया। यहां से एक बात बताओ, क्या हम ये लिख सकते हैं यहां से V1 इक्वल टू E टाइम्स ऑफ V नट? बोलो, इसी का यूज करना है, V1 V2 में रिलेशन सब्स्टिट्यूट करना है। आइए आप हमें यह बताइए, क्या यही रिजल्ट के बदले हम लोग यहां पे V1 के बदले, ध्यान देना बाबू, यहां पे V1 के बदले E V नट लिखाएगा बाबू, और इसका स्क्वायर बाय 2G, कोई दिक्कत? मतलब H1 आ गया आपका E स्क्वायर V नट स्क्वायर बाय 2G, कोई दिक्कत? आइए आते हैं सेकेंड टप्पा में। जब सेकेंड टप्पा खाएगा तो V2 हो जाएगा आपका 2G H2, और H2 का रिलेशन लिखाएगा बाबू V2 स्क्वायर बाय 2G, और इसी तरह से फिर से V2 का रिलेशन पुट करोगे V1 में, अरे फिर से यहाँ पे कोलिजन लगाओगे, रेस्टिट्यूशन यहाँ भी फाइंड करोगे, हर जगह रेस्टिट्यूशन का वैल्यू तो कांस्टेंट आएगा, बस रेशियो अलग अलग आ रहा होगा। यहाँ पे लगाओगे तो क्या रिलेशन बनेगा? अरे यहाँ पे जब लगाइएगा तो रिलेशन क्या बनेगा बताइए? यहाँ पे रिलेशन बनेगा आपका कितना? V2 माइनस जीरो बाय V1 माइनस जीरो, तो V2 बाय V1 आएगा। अब फॉलो V1 को फिर से हम लोग क्या करेंगे? इनट में कन्वर्ट करेंगे, V2 को रहने देंगे, और V1 को क्या लिखेंगे बाबू? V1 को लिखेंगे E V नट लिखेंगे, पुट करेंगे, बोलो पुट करोगे V2 का स्क्वायर, हाँ, और यहां पे फिर से आपका क्या आएगा? ये तो इक्वल टू E होगा ना, ये E इक्वल टू होगा ना, जरा ध्यान से देखो, V2 बराबर E स्क्वायर V नट आया। नहीं समझे? नहीं समझे? बोलो बोलो ना रे। देखो हमें V नट और V1 में रिलेशन लगाना था, हमने यहां पे रेस्टिट्यूशन वाला टर्म लगाया, कोलिजन करवा दिया, रिलेशन यहां तक आया, यहां तक क्लियर था। अब देखो हमें फिर V2 और E में रिलेशन चाहिए, V2 और E में रिलेशन चाहिए, तो E बराबर वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन था, नहीं बिफोर सॉरी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, और वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, यहां पे रेस्टिट्यूशन वाला टर्म लगाया, बोलो रे बस। अब देखो ये हुआ V2 बाय V1, V2 को V2 रहने दिए, क्या V1 को फिर से हम लिख सकते हैं E V नट इक्वल टू E, क्रॉस मल्टीप्लाइड हुआ तो V2 इक्वल टू E स्क्वायर V नट आया। अब बस यहाँ पे आगे नहीं करेंगे, अब ये लिखेंगे, तो H2 इक्वल टू हो जाएगा आपका V2 की जगह पे क्या लिखोगे बाबू? E स्क्वायर V नट का होल स्क्वायर बाय 2G। जरा ध्यान से देखो इस रिजल्ट को, E पे पावर 4 V नट स्क्वायर बाय 2G। ओहो, कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या? पहला था E के स्क्वायर बढ़ रहे हैं, H2 हुआ तो E का पावर 4, H3 होगा तो E का पावर 6, दो का पावर बढ़ रहा है, E का पावर दो बढ़ेगा, क्योंकि अगली बार जब करोगे ना तो अगली बार यहाँ पे E स्क्वायर V नट आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा फिर E स्क्वायर रहेगा, कुल मिला के पावर इस तरह से बढ़ता जाएगा। 4 का देखो ना, यहाँ पे अगला आएगा तुम्हारा E पे पावर 4 आएगा, क्या 3 आएगा, 3 आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे ना, कर दे सॉल्व, क्या देखो अब इस केस में लगाओगे, इस केस में लगाओगे फिर से, अरे बाबू कथा रहे तुम कहाँ पे? ये रेस्टिट्यूशन है, इसका वैल्यू कितना?
0.5 का स्क्वायर बोलो, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का क्यूब, 0.5 का 4, बोलो ना रे, ज्यादा की कम? नहीं समझा बात को? 0.5 का स्क्वायर और 0.5 का क्यूब में कौन बड़ा? क्यूब वाला। ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो अब कहानी आपकी जनरल बन रही है, सुन लो। अब हम लोग जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं HN का, ये फर्स्ट टप्पा, सेकेंड टप्पा, अब NH टप्पा लिख रहे हैं बाबू। NH टप्पा करने के बाद पैटर्न से ये समझ में आ रहा है कि V नट स्क्वायर बाय 2G रहेगा कांस्टेंट, नहीं, V नट स्क्वायर बाय 2G रहेगा परमानेंट, और ये जो E होगा, E का पावर कौन चलेगा, क्या चलेगा, क्या चलेगा, 2n चलेगा। देखो ना, 2 हुआ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा, ऐसे चलेगा। हाँ सर, ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी, दो सिचुएशन कंसीडर किए ना बाबू। ग्राउंड और बॉल के बीच का वेलोसिटी, आफ्टर और बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी अप्रोच, V1 और V2 निकालते हैं ना, ठीक है। दोनों तो इसी का वेलोसिटी है। किसका? ग्राउंड और बॉल के बीच का ना वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो 0 यानी कि ग्राउंड का वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 है। ग्राउंड की ये वाली, वही ना 0 होगा वहाँ पे, क्योंकि दो बॉडी के बीच का ना निकालते हैं, दोनों वेलोसिटी V0 और V इक्वल टू, दोनों तो बॉल का ही वेलोसिटी है। अप्रोचिंग वाला देंगे इसलिए, ठीक ठीक ठीक, वही है। हाँ ये वही है, दो बडी है यहाँ पे ना, कोलाइडिंग बडी। अगर यहाँ पे हमने ये दो सिचुएशन को दो बडी की तरह कंसीडर किया, आप यहाँ पे दो बडी में एक बडी गेंद और एक बडी ग्राउंड को लिख सकते हैं, तो ग्राउंड की वेलोसिटी हमेशा रहेगी 0, परमानेंट। इस हिसाब से सेकंड वाला टर्म आपको हमेशा 0 ही मिलेगा, नहीं, या अगर आप इस दो सिचुएशन को दो बडी की तरह ट्रीट करेंगे तो इस तरह से भी रिलेशन चलेगा, इस तरह से भी रिलेशन चलेगा, रिजल्ट सेम आएगा। ई क्या है, तो फिर वैल्यू कैसे बदल गया? कांस्टेंट का मतलब चेंज होना होता है। देखो बॉल का मास बदला, बॉल का मास बदला, बॉल का मास बदला, अरे वेलोसिटी, अच्छा ये बदलते हैं। 3/5 हुआ है, 6/10 हुआ है, ठीक है, 12/3 4 जा 20 हुआ है, बदल तो रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बदल तो रही है। बताओ तो ये का वैल्यू बदला? कैसा लड़का है ये? अरे ये घटता हुआ रेशियो है, मतलब वेलोसिटी घटती हुई रहेगी, उल्टा होगा। जैसे 12 शुरू में 12/20 था, फिर 6/10 हो गया, फिर 3/5 हो गया, ई का वैल्यू बदला क्या? वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी घट रही है ना, वेलोसिटी घट भी रही है, वेलोसिटी चेंज भी हो रही है, ई का वैल्यू चलो अब सुनो, का पावर h, ई का पावर कौन सा चलेगा रिजल्ट? अब यहां पे देखिए, देखो यहां पे कितना हुआ, E4 V नट स्क्वायर हुआ। अगर यहीं पे तुम रिजल्ट लगाना चाहो, जल्दी करो तुम लोग। एक बात बताओ तो यहां पे ध्यान दो तो बताइए, V स्क्वायर बाय 2G के बदले H नट लिख सकते हैं, तो E स्क्वायर H नट लिख सकते हैं, बोलो। V स्क्वायर बाय 2G के बदले हम लोग E पे पावर 4 H नट लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा n वाला, HN V स्क्वायर V नट स्क्वायर बाय 2G, और क्या था, E पे पावर 2n था, इसको लिख सकते हैं HNth इक्वल टू H नट, तो E पे पावर 2n H नट, यही हुआ जनरल फॉर्मूला। आपको बस यही याद रखना है, आई बात समझ में? बोलो। तो nth टप्पा खाने के बाद इसकी क्या हाइट रहेगी ग्राउंड से, ये बताएगा आप। आई बात समझ में? बोलो।
इतना तामझाम नहीं करना है आपको, बस ये याद रखना है। आसान है, याद रख पाओ तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या इसमें कंफ्यूजन है कोई? ये रिजल्ट कैसे हुआ याद रह गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, इसको छाप लीजिए। हाँ क्या बोलो? हाँ कॉपी में लिखा हुआ है। हाँ कॉपी में लिखा हुआ है, हम चाहो तो भेज ही देते हैं। हाँ ये भेज देते हैं। सुनो, अब एच आ गया, टाइम पूछेगा, टाइम निकलेगा क्या? बाद में लिख लेना। सुनो, टाइम भी निकाल ही देते हैं। देखो टाइम कैसे निकालोगे? बस अरे टाइम का रिलेशन एच आ गया तो टाइम का रिलेशन निकलेगा। सुनो तो बाबू, देखो जो टाइम निकालते हैं। देखो आपको पता है अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, अगर u 0 है तो v नट ये रहा, a का वैल्यू g t होता है तो t बराबर v नट बाय g होता है। और बताइए यहाँ पे v नट क्या है? 2g h नट का स्क्वायर रूट बाय g, तो ये t नट आएगा, t नट आएगा। उसी तरह से आप करोगे t1 के लिए क्या करोगे? 2g h1 बाय g, और h1 को फिर से h नट के टर्म में एक्सप्रेस करोगे। देखो तो जरा h1 को h नट के टर्म में, सुनो जरा, 2g h नट के टर्म में e स्क्वायर h नट करोगे, फिर सॉल्व करोगे। इस तरह से t1 t2 t3 आएगा। टोटल टाइम निकालना है जब तक ये रेस्ट में ना आ जाए। कितना होगा टोटल टाइम? सबको प्लस कर दोगे, आराम से जीपी बनेगा, सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व हुआ है? हम जीपी रिजल्ट लिख दिए हैं। जीपी का जो समेशन है, t1 निकाले, t2 निकाले, t3 निकाले, tn निकाल दिए, टोटल सम जोड़ेंगे तो टोटल टाइम आएगा। जब तक वो रुक ना जाए, वो टाइम सम अप कितना रिजल्ट होता है वो लिख दिए हम। टाइम ये हो गया। एक और चीज इसमें पूछी जाती है कि जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक जो टप्पा खाएगा कुछ हाइट, जैसे मान लीजिए 10 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर ट्रेवल करेगा, नहीं करेगा, तो टोटल कितना ये हाइट वर्टिकल कवर करेगा, कैसे निकालोगे? इसमें एक कंफ्यूजन है, उसको समझ लो कि वो हाइट में ना ट्वाइस हो रहा है। अगर तुम जरा ध्यान से देखो, तुम्हें ये समझ में आ जाए कि पहले क्या हुआ है। सुनो, पहले ये h नट हाइट का ट्रेवल किया, बोलो। दूसरा ये, उसके बाद h1 ऊपर गया, देखो पहले h हुआ, दूसरा कितना गया? h1 प्लस h1। क्या ये h1 वापस नीचे भी तो गिरेगा, फिर से h1 आएगा, बोलो। उसके बाद ये h2 जाएगा, h2 गया, उसके बाद फिर वापस तो h2 गिरेगा ना, h2। उसके बाद फिर ये h3 जाएगा, बोलो, वापस h3 भी तो गिरेगा। इसका मतलब ये h होगा, 2h1 होगा, 2h2 होगा, 2h3 होगा। आई बात समझ में? ये 2 क्यों हुआ समझ में बात को? बस सबको जोड़ोगे, फिर से ये जीपी बनेगा नया वाला, उसका टर्म कैसे सम करते हैं ये भी आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा टोटल हाइट। तो 3 चीजें इसमें कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। और सवाल सिर्फ फॉर्मूला बेस पूछा जाता है, सिर्फ फॉर्मूला ये वाला, एन टप्पा के बाद उसका कितना हाइट होगा, या एन टप्पा के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या एन टप्पा के बाद मतलब वो कितना टाइम लेगा, या कितना हाइट वो टोटल ट्रेवल कर चुका है। आई बात समझ में? टॉपिक हुआ आपका खत्म। चैप्टर ये लास्ट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, रिजल्ट ही लिखाना जरूरी था, ठीक है। सवाल में भेज दिए हैं, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन हम भेज दिए हैं, उसे करिएगा। कल मिलते हैं हम लोग फिर 7 से 9 प्रॉब्लम और डाउट के साथ, ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। 1 सेकंड।